हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसे कहते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की कौन कौन सी मान्यताएं हैं और किस तरीके से तालिका और रेखा चित्र की मदद से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को स्पष्ट किया जा सकता है। इन सभी मुद्दों पर अभी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। पूरी वीडियो लेक्चर को एक बार आप जरूर देख लीजिए, कंसेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको इस नियम का कथन लिखना है, यानी कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बतलाना चाहता है, ये बात आप पहले लिखेंगे। ठीक है, देखिए हमने कैसे लिखा हुआ है। कह रहे हैं क्या, यदि अन्य बातें समान रहे तो। इस बात को हम लोग आगे क्लियर करेंगे, मान्यता में जाकर के टू दी पॉइंट वहां पर देखेंगे। ठीक है, तो ये इसको अभी हम फिलहाल इग्नोर कर लेते हैं। कह रहे हैं कि यदि अन्य बातें समान रहे तो उपभोक्ता जैसे जैसे किसी एक वस्तु की अधिक इकाइयां उपभोग करते जाता है, वैसे वैसे उस वस्तु की अगली इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः यानी कि लगातार घटती चली जाती है। इसे ही सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ह्रास कहने का मतलब होता है कमी होना, यानी कि घटना। और यदि कुछ ऐसा हो जाए, मान लीजिए कि आप रोज घर में दाल चावल उपभोग कर रहे हैं, तो कभी ना कभी ऐसी स्थिति जरूर बनेगी जिस दिन आप कहेंगे कि नहीं मम्मी, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, मैंने बहुत ज़्यादा जो है दाल चावल खा लिया 4-5 दिन से, अब जो है कुछ तो बदलाव करो, बोर हो चुके हैं। तो ऐसी ही स्थिति को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए क्या स्टेटमेंट दिया है अर्थशास्त्रियों ने। तो हमने यहाँ पर हेंडरसन का डेफिनेशन शामिल किया हुआ है, आप भी चाहें तो एग्जामिनेशन में इसे लिख सकते हैं। लेकिन देखिए, किसी का भी यहाँ पर डेफिनेशन हो, आप डेफिनेशन के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी मत करना। जैसा लिखा हुआ होता है आपको वैसा ही लिखना होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखा हुआ है। जहां से यह स्टेटमेंट शुरू हो रहा है वहां पर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा है, और जहां पर यह फिनिश हो रहा है वहां पर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा है। ठीक है, देखिए कैसे लिखना है। कह रहे हैं क्या, किसी व्यक्ति के लिए, हेंडरसन क्या कहते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की प्रत्येक मात्रा में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। यानी कि जो सीमांत उपयोगिता है वो क्रमशः क्या होती है, घटती चली जाती है, जैसे जैसे हम उस वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते चले जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट है हेंडरसन का। ठीक है, आगे देखिए, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस नियम का जिक्र पहली बार किसने किया होगा। तो सबसे पहले इस नियम के बारे में जिक्र किया था जर्मनी के बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री, बहुत ही सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर गॉसेन। और गॉसेन ने ही सबसे पहली बार ये बताया कि जैसे जैसे हम किसी एक वस्तु को एक के बाद एक उपभोग करते जाते हैं, तो हमारा जो संतुष्टि स्तर होता है या फिर जो सीमांत उपयोगिता होता है वो पहले की अपेक्षा कम होता चला जाता है। तो ये प्रोफेसर गॉसेन ने सबसे पहली बार बताया था। इसीलिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गॉसेन का पहला नियम भी कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है कि गॉसेन का पहला नियम समझाइए। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि सर कुछ और ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, नहीं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का ही दूसरा नाम है गॉसेन का पहला नियम। ठीक है, गॉसेन का एक और नियम है जिसको हम लोग सम सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर है क्या, गॉसेन का पहला नियम। और ये नाम किसको दिया गया है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का ये दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी मान्यताएं हैं। ठीक है, किन मान्यताओं पर यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधारित है। अब हम लोग इस पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं कि मान्यता कौन कौन सी मान्यता है भाई। सबसे पहली मान्यता क्या है कि उपभोक्ता विवेकशील है। उपभोक्ता विवेकशील होने का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है उपभोक्ता विवेकशील है, अर्थात उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से या फिर उपभोक्ता के पास जितना भी लिमिटेड इनकम है उसी से वो क्या चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसे ही व्यक्ति को यहाँ पर बोला गया है विवेकशील उपभोक्ता। क्लियर है। अब देखिए दूसरी मान्यता क्या है। दूसरी मान्यता में लिखा हुआ है कि उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किसी वस्तु की एक से अधिक इकाई का उपभोग करता है। और ऐसा इसीलिए कहा है ताकि यहाँ पर हम देख सकें कि जब कोई भी उपभोक्ता अपनी जरूरत को पूरा करना चाहता है
तो वो किस तरीके से लगातार कितनी इकाइयों का उपभोग करते चला जाता है, और क्या प्रत्येक बार उसको समान रूप से उपयोगिता मिलती है? तो बिल्कुल भी नहीं। इसी चीज को हम लोग आगे टेबल और डायग्राम में देखने वाले हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, तीसरी मान्यता ये लिया गया है कि उपभोग की प्रक्रिया लगातार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रोटी हम सुबह में खाए, एक रोटी हम दोपहर में खाए, एक रोटी हम शाम में खाए, जबकि हमारा भूख सुबह में ही 4 रोटी का था कि 4 रोटी खाते तब हमारी भूख मिटता, ठीक है। दोपहर में भी ठीक इसी प्रकार से 4 रोटी खाते टोटल तब हमारी भूख मिटता, फिर इसी प्रकार से रात में 4 रोटी खाते तब हमारी भूख मिटता। लेकिन हमने क्या किया है, हम दिन भर में कुल मिलाकर के 3 रोटी उपभोग कर रहे हैं, और वो भी क्या, समय का बहुत ज़्यादा अंतर है। एक हमने सुबह में उपभोग किया है, दूसरी रोटी दोपहर में उपभोग किया है, और अगली रोटी फिर हम शाम के वक्त या फिर रात में उपभोग कर रहे हैं। तो क्या लगता है, ऐसे में सीमांत उपयोगिता घटेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है कि आप समय का अंतर बहुत ज़्यादा रखें, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होगा, बल्कि उपभोग की प्रक्रिया आपको लगातार करना होगा। कंजम्पशन एक के बाद एक आपको करना है, ठीक है। चलिए अगली मान्यता देखते हैं। चौथी मान्यता क्या है कि उपभोक्ता का आदत, उपभोक्ता का फैशन, उपभोक्ता की रुचि, इन तीनों में किसी तरीके से कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं पांचवी मान्यता में क्या कह रहे हैं कि उपभोक्ता की मानसिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो भांग या फिर दारू या फिर शराब, जो भी आप कह लीजिए, इन सारी चीज़ों का उपभोग करता है, और होता है ना कि व्यक्ति खाते पीते ही जो है अपनी बातों को भूल जाएगा कि अभी हम क्या उपभोग कर रहे थे। तो उसकी जो मानसिक दशा है या फिर जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य व्यक्ति जिसके भीतर किसी तरह का कोई ऐसा दाग नहीं है कि वो नशा पानी करता हो या फिर कुछ करता हो। हालांकि हर एक चीज़ों में जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता ही है, लेकिन यहाँ पर मानसिक दशा की बात है। ऐसा नहीं कि बीच में जो मान लो कि हम जो है समोसा उपभोग करने के लिए बैठे हुए हैं और अचानक से कह दिए कि नहीं भैया अब तो हम समोसा उपभोग नहीं करेंगे, हम रसगुल्ले उपभोग करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी जो मानसिक दशा है या फिर जो आपकी मानसिक सिचुएशन है या फिर जो आपकी मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल एक जैसा बना रहेगा। जैसा आपने पहली रोटी उपभोग किया था, बिल्कुल उसी मानसिक दशा के साथ आपको दूसरी रोटी और बाकी अन्य रोटियों का भी उपभोग करना होगा। अगर आप रोटी का उपभोग कर रहे हैं तो, अगर आप रसगुल्ले का उपभोग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक रसगुल्ला सुबह में खाए, एक दोपहर में, एक शाम में, इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको एक के बाद एक ऐसे उपभोग करना है। समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि छठी मान्यता, सातवीं मान्यता और आठवीं मान्यता क्या है। देखिए छठी मान्यता में क्या कह रहे हैं, क्या कि उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयां, मात्रा एवं गुण यदि एक समान होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मान लो हम रोटी उपभोग करने के लिए बैठे हुए हैं और एक रोटी का साइज इतना है तो दूसरी रोटी का साइज इतना बड़ा है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं करना है कि एक रोटी बहुत ज़्यादा मोटा तैयार कर दिए, एक रोटी बहुत ज़्यादा जो है बड़ा तैयार कर दिए या फिर पतला तैयार कर दिए। ऐसा भी आपको नहीं करना है, ठीक है। या फिर उसके गुण में भी बदलाव नहीं करना है कि एक रोटी जो है वो ऐसे ही तैयार किए थे, लेकिन जब अगली रोटी तैयार किए तो साइज और शेप तो दोनों सेम टू सेम है, लेकिन पता चला कि इसका गुण ही बदल गया है। कैसे कि एक विदाउट नमक का था, नमक इसमें प्रयोग नहीं किया गया था, और दूसरी रोटी में नमक या फिर घी या फिर अन्य तरह के जो तेल होते हैं उसका इस्तेमाल कर दिया गया है। तो ऐसा भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी कि वस्तु की सभी इकाइयां, उसकी मात्रा और उसका गुण यदि ये सब जो है वो एक समान होना चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए और भी मान्यता क्या है, कह रहे हैं कि उपभोग की जाने वाली वस्तु की जो कीमत है वो एक समान होना चाहिए, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो हमने पहली रोटी उपभोग किया होटल में जा करके, पहली रोटी का कीमत था 5 रुपया कि भैया 5 रुपया दो, एक रोटी खा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम दूसरी रोटी उपभोग करने के लिए गए तो जो है यहाँ पर उसका रेट बढ़ा करके 7 रुपया कर दिया गया है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। यानी कि वस्तु का जो कीमत है ये बिल्कुल स्थिर रहेगा, वस्तु का जो मूल्य है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए आखिरी मान्यता यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर उपभोक्ता का आमदनी बदल जाता है तो उपभोक्ता का मन
उपभोक्ता का विचार सब कुछ बदल जाएगा। वो चाहेगा कि जैसे अभी हम समोसा उपभोग कर रहे हैं तो कहेगा कि नहीं भैया अब तो हम गुलाब जामुन उपभोग करेंगे, अब तो हम जो है रसगुल्ले उपभोग करेंगे, तो उसका मन बदल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उपभोक्ता का आमदनी जो है वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिवर्तन यहाँ पर अगर हो गया तो उपभोक्ता का जो सीमांत उपयोगिता घट रहा था ना, वो घटने के बजाय बढ़ सकता है, इसलिए ये मान्यता ले लिया गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि और भी कोई मान्यता है क्या। हाँ, एक और मान्यता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 9वीं मान्यता है ये, कह रहे हैं क्या, पूरक वस्तु और उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए पूरक वस्तु के तौर पर हम लोग क्या जानते हैं, पूरक वस्तु कहने का मतलब क्या है, जैसे कलम और कॉपी एक दूसरे का क्या है, पूरक वस्तु है। अलग अलग हम इसका इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, एक दूसरे के बिना ये दोनों अधूरा रह जाते हैं। ठीक इसी तरीके से कार और पेट्रोल एक दूसरे का क्या है, पूरक वस्तु है। ठीक है, चाय और चीनी एक दूसरे का क्या है, पूरक वस्तु है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरक वस्तु आपने समझ लिया है। मान लीजिए कि रोटी का उपभोग हम सब्जी के साथ कर रहे हैं, और कौन सी सब्जी है, किस तरीके का स्वाद है, कितना नमक डाला गया है, कितना अन्य जो मसाले हैं वो डाले गए हैं, ये सब भी बिल्कुल समान है, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो मान करके चलो कि एक बार जो है ना हमने सब्जी के साथ जो है रोटी का उपभोग कर लिया है, और दूसरी बार या फिर अगली बार जब हम उपभोग करना चाहते हैं तो सब्जी के साथ नहीं बल्कि घी के साथ या फिर गुड़ के साथ या फिर अन्य किसी दूसरी वस्तु के साथ हम इसका उपभोग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो पूरक वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और फिर क्या, उसके मूल्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि होटल में गए, रोटी तो 5 रुपये में आपको मिल जा रहा है, लेकिन सब्जी का रेट आपको अलग से लग रहा है 10 रुपये, कि भैया 10 रुपये जो है सब्जी का रेट लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टोटल आप जो है दोनों का उपभोग मिला करके ही ना करेंगे, एक रोटी हो सकता है लेंगे, थोड़ी सी सब्जी लेंगे, तो टोटल बिल आपका 15 रुपये का बन गया। ठीक है, अगर आप फिर से जो है रोटी और सब्जी लेते हैं फिर से 15 रुपये, अगली बार फिर से 15 रुपया, तो इस तरीके से प्रत्येक बार चला जाएगा आपका। यानी कि यहाँ पर रोटी और सब्जी ये जो दोनों मैंने बात किया, ये एक दूसरे का क्या है, पूरक वस्तु है। इसी तरीके से रोटी अगर घी के साथ उपभोग किया जा रहा है तो रोटी और घी क्या है, एक दूसरे का पूरक वस्तु है। अगर ये रोटी दूध के साथ कंजम्पशन किया जा रहा है तो रोटी और दूध एक दूसरे का क्या है, पूरक वस्तु है। तो इस तरीके से ना वस्तु यहाँ पर पूरक वस्तु जो है चेंज होगा और ना ही उसका मूल्य बदलेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोग सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को तालिका और रेखा चित्र की मदद से स्पष्ट कर सकते हैं। सो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लेना चाहिए कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को निम्न तालिका और रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लिए किस तरीके से हम लोग तालिका और रेखा चित्र तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने तालिका लिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा तालिका में कैसे क्या लिखना है। सबसे पहले लिखना है उपभोग की इकाई, है ना। यहाँ पर देखेंगे उपभोग की इकाई को हमने N से डिनोट किया है, आप चाहें तो Q से भी डिनोट कर सकते हैं। इधर देखिए लिखा हुआ है सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको शॉर्ट में MU लिखा जाता है। तो हमने मान लो कि सबसे पहले मम्मी से कहा कि मम्मी बहुत तेज़ी से भूख लगा है, मम्मी ने एक रोटी दे दिया उपभोग करने के लिए, और जैसे ही आपने एक रोटी उपभोग किया तो यहाँ पर आपको 16 यूटिल के बराबर संतुष्टि मिल गया। अगली बार फिर से मम्मी ने एक रोटी दिया आपको उपभोग करने के लिए, फिर से आपने उपभोग किया और मम्मी को बताया मम्मी पहला रोटी से तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज़ी से लगा हुआ था, इसलिए संतुष्टि स्तर भी ज़्यादा हुआ, और शुरुआत में आपने कहा था वाह मज़ा आ गया। लेकिन जब भी आप दूसरी इकाई का उपभोग किए तब भी आपको संतुष्टि मिला हुआ है, लेकिन पहले की तुलना में कम संतुष्टि मिला हुआ है। आपको ऐसा संतुष्टि क्यों लगा ये बताइए। क्योंकि आपने पहली रोटी जब उपभोग किया था तभी आपका भूख कुछ ना कुछ स्तर तक मिट चुका था, अब आपका भूख पहले के अपेक्षा कम था, इसीलिए संतुष्टि का स्तर भी कम हो गया। ठीक है, अगली बार जैसे ही आप तीसरी रोटी का उपभोग करते हैं तो आपको 8 यूटिल्स के बराबर संतुष्टि मिलता है। फिर से आप अगली इकाई का उपभोग करते हैं तो आपको 4 यूटिल के बराबर संतुष्टि मिलता है, और आप मम्मी से कहते हैं नहीं मम्मी अब इससे ज़्यादा उपभोग नहीं करना है, बहुत खा लिए। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उन्होंने आपको एक और रोटी दे दिया और आपने उपभोग भी कर लिया, 5वीं रोटी का भी उपभोग आपने किया, तो आपको पता चला कि नहीं मम्मी इससे खाने से मुझे कोई खास असर तो नहीं पड़ा, बट हाँ अब आराम करने का मन कर रहा है, अब ऐसा कुछ मुझे जो है ना ज़्यादा उपभोग करने का मन नहीं कर रहा, बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। इस तरह की फीलिंग आपकी हो जाती है। लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है भाई, उन्होंने एक रोटी और भी आपको उपभोग करने के लिए कहा
और आपने यदि उपभोग कर लिया तो हो सकता है कि आपके सीने में जलन हो जाए या फिर आपको उल्टी होने की शिकायत हो जाए, ऐसा कुछ। तो इस वक्त आपका जो सीमांत उपयोगिता है वो यहाँ पर देख सकते हैं ऋणात्मक हो गया है, नेगेटिव हो गया है। लेकिन अगर फिर भी मम्मी ना माने, हालांकि मम्मी तो समझदार होती है, थोड़ा सा भी जैसे ही आपको प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन मान करके चलिए कि अगर मम्मी ने आपको फिर से एक रोटी उपभोग करवा दिया और आप मम्मी को बोले कि नहीं अब तो बहुत ज़्यादा हो गया मम्मी, अब तो जो है उल्टी की बिल्कुल जो है मुझे लग रहा है कि उल्टी हो ही जाएगा, तो अब जो है मम्मी कहती है कि अच्छा छोड़ दो, ठीक है। यहाँ तक आपने अगर उपभोग किया हुआ है तो आप देख रहे हैं शुरुआत में जब आपने उपभोग किया था तो बहुत ज़्यादा आपको संतुष्टि मिला था क्योंकि आपकी भूख बहुत ज़्यादा तेज़ थी। लेकिन जैसे ही आपने दूसरी रोटी का उपभोग किया और पहली रोटी से चूंकि भूख मिट चुका था कुछ हद तक, तो दूसरी इकाई से आपको कम संतुष्टि प्राप्त हुआ। तो जैसे जैसे आपकी भूख धीरे धीरे मिटती चली जाती है वैसे वैसे आपका संतुष्टि स्तर भी घटते चला जा रहा है। यानी कि जब आप एक ही तरह की वस्तु को लगातार एक के बाद एक उपभोग करते जाते हैं तो मिलने वाला जो संतुष्टि स्तर है या फिर जो मिलने वाला सीमांत उपयोगिता है ये लगातार घटते चला जाता है। इसी को बोला गया है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जो टेबल में आपको दिखाया इसी चीज़ को अब हम लोग डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कैसे हमें दिखाना है। थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर लेते हैं ताकि पूरा डायग्राम आपको हम दिखा सकें। ये देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लेना है और जैसा जैसा आपको टेबल में डेटा हमने लिया हुआ था बिल्कुल आपको ऐसा ही काम करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को खींचा गया, ठीक है। अब जो 0 से 1 के बीच में डिफरेंस हमने लिया है वही डिफरेंस या फिर वही अंतर 1 से 2 के बीच में, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और इसी तरीके से 5 से 6, 6 से 7 के बीच हमने अंतर रखा हुआ है। आपको y के साइड में भी ऐसा ही करना है, मतलब जो अंतर 0 से 1 के बीच में है वही अंतर आप 0 से 4 के बीच यहाँ रखेंगे, फिर 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28 इधर भी आप उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, y एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है, सीमांत उपयोगिता, एक्स एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है, उपभोग की इकाइयाँ। लेकिन देखिएगा ये जो सीमांत उपयोगिता है ये चूंकि नेगेटिव हो गया था ना -4 और -8, तो यहाँ पर देखिए नीचे ओरिजिन से नीचे हमने क्या किया है -4 और -8, लेकिन गैप हमने उतना ही रखा है जितना 0 से 1 के बीच रखा हुआ है या 0 से 4 के बीच रखा हुआ है, उतना ही अंतर 0 से -4 के बीच भी अंतर है। समझ गए होंगे। अब देखिए जैसे ही पहली इकाई का उपभोग किया जाता है तो संतुष्टि स्तर कितना था, 16, तो देखिए 1 और 16 को मिला दिया गया। फिर 2 रोटी का जैसे उपभोग किया हमने यानी कि दूसरी रोटी का, तो दूसरी रोटी से संतुष्टि कितना मिला था, 12 यूटिल्स। तीसरी रोटी का जब उपभोग किया गया तो सीमांत उपयोगिता कितना प्राप्त हुआ, 8 यूटिल्स। चौथी रोटी का जब उपभोग किया गया तो संतुष्टि स्तर भी कितना है, 4 यूटिल्स। इसी तरीके से जब 5वीं इकाई का उपभोग किया गया तो 5वीं इकाई पर सीमांत उपयोगिता 0 हो चुका था, लेकिन जब छठी इकाई का उपभोग किया गया तो छठी इकाई में जाकर के सीमांत उपयोगिता -4 हो गया है और 7वीं इकाई का जब उपभोग किया गया तो सीमांत उपयोगिता -8 हो गया है। समझ पाए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है और इसी तरीके से इस जगह पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और आखिरी बार यहाँ पर, इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं तो बिल्कुल एक रेखा जो ऊपर से नीचे आते हुए दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, यानी कि ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की रेखा है जो कि हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, पहले कितनी उपयोगिता मिल रही थी, 16, बाद में मिला था 12, फिर 8, फिर 4, फिर यहाँ पर देखिए 0, फिर -4 और फिर -8, यानी कि सीमांत उपयोगिता लगातार क्या होते चला गया, घटते चला गया, घटते चला गया, घटते चला गया। तो यहाँ से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है। अब देखिए यहाँ जो आपने तालिका और रेखा चित्र में देखा उसी चीज़ को आपको लिख देना है लाइन बाय लाइन। कैसे लिखना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि उपरोक्त तालिका या फिर ऊपर की तालिका एवं रेखा चित्र से स्पष्ट है कि उपभोक्ता को वस्तु की पहली इकाई उपभोग से सीमांत उपयोगिता 16 प्राप्त होता है, यानी कि 16 यूटिल प्राप्त होता है। दूसरी इकाई से 12, तीसरी इकाई से 8 और चौथी इकाई से 4 यूटिल सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब उपभोक्ता 5वीं,
छठी या 7वीं इकाई का उपभोग करता है तब क्या होता है? तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार से 5वीं इकाई के उपभोग से शून्य सीमांत उपयोगिता प्राप्त होता है। यदि उपभोक्ता छठी तथा 7वीं इकाई का उपभोग करता है तो उसे सीमांत उपयोगिता माइनस में प्राप्त होता है, यानी कि ऋणात्मक में प्राप्त होगा। जैसे कि माइनस में 4 और माइनस में यहाँ पर देख लीजिए 8 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक उपभोक्ता जैसे जैसे किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई उपभोग करते जाता है वैसे वैसे उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटते चली जाती है। इसे ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो भी मैंने कंसेप्ट आपको बताया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। फिर से मिलते हैं हम अगली वीडियो कंटेंट के साथ। आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।